Hello everyone, I am Archie Verma and we are discussing Animal Kingdom, and the topic of this video is going to be Porifera and Coelenterata. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. तो सबसे पहले हमारे पास ये एंटायर टेबल है जिसको हम एक बार देख लेते हैं, तो हमें जो हमने बाकी का सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिए हुए हैं किंगडम जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, एनिमलिया किंगडम। और ये एनिमलिया किंगडम जो है या फिर जिसमें कि सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। ओके, आगे बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब हमने देखा था कि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, आगे दी हुई है हमारे पास, देखो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं एनिमलिया के अंदर तो हमें देखने को मिलेगी ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल पर या फिर सेलुलर एग्रीगेट्स के तौर पर या फिर टिश्यू लेवल दिखाते हुए या फिर ऑर्गन लेवल दिखाते हुए या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हुए। ठीक, अगर हम बात करते हैं सेलुलर लेवल के लिए तो हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पोरीफेरा। दूसरी बात आती है अगर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल के लिए तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सीलेंट्रेट, निडेरिया जिसको हम बोल देते हैं दूसरी भाषा में, और दूसरा टिनोफोरा। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की, बाकी के सारे चाहे वो ऐश के एलिमेंट्स हो, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं किसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास बात की हुई है सिमेट्री को लेकर के। सिमेट्री हमने पढ़ी थी दो तरीके की, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो ये पॉरीफेरेंस थे जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे, जो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे, वो लोग मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और बहुत ही रेयरली अगर आप बोलोगे सिमेट्री के बारे में तो वो भी रेडियल सिमेट्री होगा। लेकिन अगर आपको पहली प्रायोरिटी बोली जाए तो आप हमेशा बोलोगे कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, पॉरीफेरेंस आ गए हमारे पास एसिमेट्रिकल। अब बात करते हैं ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें से ऑर्गेनिजम्स होते थे रेडियल सिमेट्री वाले या फिर बायलेटरल सिमेट्री वाले। जब हमने बात की रेडियल सिमेट्री के लिए तो हमें देखने को मिला सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और साथ साथ में क्या था, अकानोडर्म्स के जो अडल्ट थे वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे, जो कि यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, अकानोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, जैसे हमने बात की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिमेट्री दिखाने वाले हैं। रेडियल सिमेट्री कब दिखाएंगे, जब वो अडल्ट कंडीशन में है, और अकानोडर्मेटा लेवल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है बायलेटरल सिमेट्री के लिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ऐश के हेल्मिन्थ्स, एनालिडा से लेकर के लास्ट में कॉर्डेटा तक सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने यहाँ पे सिमेट्री तक चीज़ें देख ली। अब आती है बात बॉडी कैविटी या फिर सीलोम की। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्राइप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे जो कि कम्प्लीटली एग्जिबिट कर रहे होंगे सीलोम, मतलब ट्राइप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीलोम दिखा पा रहे होंगे। अब यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा कि पॉरीफेरेंस के पास में कोई भी आप बोलो जर्मिनल लेयर या फिर जो जर्म लेयर थी वो एग्जिबिट ही नहीं कर रहे थे वो लोग, या फिर उनके पास थी ही नहीं। ठीक, सीलेंट्रेट और टिनोफोरा के पास में लेयर तो थी, मतलब वो जो सेल लेयर्स थी, जर्मिनल लेयर्स थी वो तो थी, लेकिन वो लोग थे डायप्लोप्लास्टिक। उसके बाद में ये सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लास्ट तक वाले जो आ रहे थे, ये आ रहे थे ट्राइप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हुए। ठीक, तो इन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलेगा मेनली सीलोम। और हम लोगों ने बात कर ली थी पहले भी कि जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, 3 लेयर तो देखने को मिल रही है उसके अंदर, लेकिन उसके पास कोई भी सीलोम डेवलप नहीं होती है, मेसोडर्म अपने आप को स्प्लिट नहीं करती है। ठीक है, और करेगी भी क्यों, हमने क्या पढ़ा था कि सीलोम ना अपना मतलब सीलोम बनती ही इसलिए ताकि अपने अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उसको फिट कर सके। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास तो कोई ऑर्गन सिस्टम था ही नहीं, वो खुद ऑर्गन में था, तो उधर तक तो कोई सीलोम बनने का सवाल भी नहीं होता ना, बनाना भी क्यों है, बेसिकली मतलब ये है। सीलोम बननी ही इस वजह से थी ताकि अंदर ऑर्गन सिस्टम को फिट किया जा सके उस कैविटी के अंदर।
पॉरीफेरा के पास कोई ऑर्गन है नहीं, सिलेंट्रेटा के पास कोई ऑर्गन है नहीं, टिनोफोरा के पास कोई ऑर्गन है नहीं, है ना। और प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन होती है, ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है। तो एक आध ऑर्गन तो इधर उधर फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीलोम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैटीहेल्मिन्थ्स विदाउट बॉडी कैविटी एसीलोमेट्स। और ऊपर वालों के पास भी कोई सीलोम नहीं है, इस वजह से उन लोगों को भी हम लोगों ने एसीलोमेट की कैटेगरी में डाल दिया है। बाद में आते हैं ऐश के हेल्मिन्थ्स जिनके पास सीडोसीलोम थी, मेसोडर्म पाउचेस की फॉर्मेट में थी, याद करो। और बाकी के सारे यानी कि जो हमारे पास एनालिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलिस्का, अकानाडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आ जाएंगे सीलोमेट्स या फिर यू सीलोमेट्स की कैटेगरी के अंदर। ओके, आई होप आपको सारी की सारी जो टेबल है ये क्लियर होगी। अब हम मेनली आज बात करने वाले हैं अबाउट द पॉरीफेरा। तो हमारे पास ये जो पॉरीफेरा फाइलम है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एंटायरली जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली, और हम लोगों ने जो बहुत ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बहुत ही जो बेसिक्स थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया होगा कि जो पॉरीफेरेंस हैं वो बिल्कुल ही इनिशियल लेवल, या फिर बोल सकते हो आप कि बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल किंगडम के फाइलम में आते हैं, फिर प्रिमिटिव मेम्बर्स में से आते हैं, है ना। पॉरीफेरेंस जो हैं वो सेलुलर एग्रीगेट से मिलके बने हुए हैं, यानी कि जितना भी आपको ये दिखने को मिल रहा है ना, ये वन दिख रहा है अपने को साइकन, या फिर ये जो अपने को दिख रहा है यू स्पॉन्जिया, ये दिख रहा है हमें स्पॉन्जिला, बेसिकली मेंबर्स हैं पॉरीफेरा फाइलम के अंदर, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। सेलुलर एग्रीगेट्स हैं, कोई टिश्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट्स हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा कि ये लोग एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई जर्मिनल लेयर यहाँ पे देखने को मिली नहीं थी, एसीलोमेट्स होते हैं, ठीक। तो हमने काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें देख ली थी, लेकिन अभी हम पहले बात करने वाले हैं कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इनका पहले बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस डायग्राम के अंदर भी, इन सब डायग्राम्स के अंदर कि यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक डॉट्स पहली बात तो है क्या, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। और ऊपर हमें देखने को मिल रहा है ये जो ऊपर हमें ये छोटा सा गोला जैसे देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। अभी इसको डायग्रामेटिक व्यू में मैं बताती हूँ कैसे दिखता है एग्जैक्टली, ये कैसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ पे हो कैसी रही होती हैं। तो लेट्स से हमारे पास क्या होता है ना कि लेट्स से ये हमारे पास मैंने एक पॉरीफेरा का डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये पहली बात तो नीचे से, यानी कि जो सबस्ट्रेटम है, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा प्लांट क्या होता है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है ना, उसके नीचे रूट्स होती हैं। यहाँ पर रूट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिसाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता। जैसे हम लोग के पास हाथ पैर हम लोग मूव कर सकते हैं, है ना, ये मूव नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पर ये जो इसकी ज़मीन है नीचे की, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, उससे वो अटैच होता है। तो बेसिकली है कैसे, ये लोग होते हैं सिसाइल। सिसाइल किसको बोलते हैं, जो मूव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होगा, सिसाइल हो गए, ओके। इनके अंदर एक सिस्टम चल रहा होता है, एक सिस्टम काम कर रहा होता है बेसिकली, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम ना इन लोगों की डाइजेशन में और इन लोगों के रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। देखो क्या होता है ना, इस वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर बेसिकली एक सिस्टम है इनकी सरफेस के ऊपर, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स होते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स होते हैं इसके ऊपर। अब ये ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं, ये ब्लैक डॉट्स इनको बोलते हैं हम लोग ऑस्टिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया बेसिकली यहाँ पे बोलो छेद होते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं ऑस्टिया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे करके एक बड़ा सा बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब बेसिकली चीज़ें होती कैसे हैं, यहाँ पर बाहर देखो, ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉरीफेरल मेंबर्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉरीफेरल मेंबर्स होते हैं, ये हमें जनरली हम लोगों को, या फिर बोला मोस्टली हमें पानी में देखने को, मतलब मोस्टली क्या सॉरी, ये हम लोगों को पानी में देखने को मिलते हैं। उसमें भी मोस्टली ये लोग हमें जो मरीन होते हैं, मरीन कंडीशन, जो समुद्री पानी होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पर ऐसा पॉरीफेरल मेंबर है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं हमारा स्पॉन्जिला, है ना, जिसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये एग्जैक्टली स्पॉन्जिला है, एक ऐसा इकलौता पॉरीफेरल मेंबर है जो कि फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करता है या फिर फ्रेश वाटर में रहता है। बाकी के सारे पॉरीफेरल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर है उसमें रहने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें रहते हैं।
मतलब सारे के सारे पॉरीफेरेंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, मोस्टली पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो रहते हैं मरीन कंडीशन के अंदर, समुद्री पानी में, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे एक पॉरीफेरन मेंबर ऐसा है जिसका नाम होता है स्पॉन्जिला, जिसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सिर्फ यही एक ऐसा है, इकलौता है जो कि मीठे पानी में, जिसको नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं मीठा पानी, फ्रेश वाटर में रहता है, ओके, जो कि समुद्री पानी नहीं है, फ्रेश वाटर में रहता है वो, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये वाटर कैनाल सिस्टम काम कैसे करता है, जो कि डाइजेशन में भी रोल प्ले करने वाला है ना, और ये इसके एक्सक्रीशन में रोल प्ले करने वाला है, इसके रेस्पिरेशन में रोल प्ले करने वाला है, कैसे करता है एग्जैक्टली। तो ये जो सरफेस पे छोटे छोटे छेद हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं ऑस्टिया, और जनरली इसके अंदर इसकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इसके थ्रू क्या होता है ना कि यहाँ पे इन ऑस्टिया के थ्रू, बिकॉज ये आसपास में इसके पानी है, ये जो पानी बेसिकली आ रहा है, ये इन ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर बेसिकली कैविटी होती है, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्पॉन्जोसील, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील नाम की एक कैविटी होती है इसके अंदर। जैसे आप समझो कि एक छेद है, अगर आप मान लो आप एक पानी के अंदर हो और आप पानी के अंदर जाके अपना मुंह खोल, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मुंह में पानी जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो वैसी ही चीज़ होती है कि इसकी सरफेस पे जब छोटे छोटे छेद हैं, तो ऑब्वियसली बात है, और वो छेद हैं वो उसके अंदर की कैविटी की तरफ लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के पानी भर जाता है, सिंपल सी बात है। ऑस्टिया से जाएगा स्पॉन्जोसील तक जाएगा बेसिकली पानी। अब ये स्पॉन्जोसील है जो अंदर की कैविटी है स्पेसिफिकली, ये लाइन कर रही होती है एक टाइप ऑफ सेल से, जिसको बोल रहे होते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। अब ये कोएनोसाइट्स, अभी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी एक बार डायग्राम और बना करके। ये कोएनोसाइट्स क्या करते हैं ना, ये कोएनोसाइट्स फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो, इनका दूसरा नाम होता है कॉलर सेल्स। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो भी फूड पार्टिकल है पानी के अंदर, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो बैक्टीरिया को खाते हैं ये लोग प्लैंक्टन्स को खाते हैं, स्पेसिफिकली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो उन सबको जो पानी में आ गए हैं, मतलब पानी के साथ में इस ऑस्टिया के थ्रू जो स्पॉन्जोसील तक आ चुके हैं, और वो कोएनोसाइट्स के पास जो भी आ रहे हैं, उधर से बेसिकली जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फूड पार्टिकल है, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ऑक्सीजन को भी मतलब ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और इस तरीके से बेसिकली काम कर रहे होते हैं। और जो भी एक्सक्रीशन के लिए पार्टिकल, बेसिकली अमोनिया जो उन्हें रिलीज़ करना होता है उस पानी के अंदर, वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी अच्छा सामान था, जो भी खाना लेना था, जो भी ऑक्सीजन लेना था पानी के थ्रू, वो उन्होंने ले लिया। अब एक्सक्रीशन के लिए जो भी हमें NH3 था या फिर अमोनिया था, वो उसे रिलीज़ करना था, वो भी रिलीज़ कर दिया। अब बाकी का ये जो पानी था, इसको बाहर भी तो छोड़ना होता है, तो क्या करते हैं, वो इस ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इस ऑस्क्यूलम के थ्रू उसे बाहर फेंक देते हैं। एक बार डायग्राम देख लो और अच्छे से यहाँ पर चीज़ें होती कैसे हैं। एक बार मैं वापस बना देती हूँ आप लोगों के लिए डायग्राम। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, ये आप समझो बाहर की लेयर है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हाँ, अब आप देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर एग्जैक्टली लेट्स से ये पानी है, लेट्स से ये हमारे पास पानी है, ये इन ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर इसने लेयर्स क्रॉस की, ठीक है, और यहाँ पर ये अंदर वाली जो कैविटी है, इसको हम लोगों ने बोला है स्पॉन्जोसील की कैविटी, यहाँ तक ये पानी पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर ये ऑस्टिया था, आपको बेसिक याद करना है, ये लेयर्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर, ये जो सरफेस है इसके अंदर लेयर्स होती हैं। अभी ये जो बीच वाली लेयर है ना, इसको मैं बता दूँगी यहाँ पे ये डिज़ाइन से अलग से क्यों बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये ऑस्टिया के थ्रू ये जो छेद बनाए हैं, यहाँ से ईजिली एंटर करेगा और जाएगा कहाँ पर, लेयर्स को क्रॉस करके स्पॉन्जोसील तक, जो कि बेसिकली जनरली एक कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल्स बनाए हैं, ये एग्जैक्टली कोएनोसाइट्स हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो कॉलर सेल्स। ये क्या है, ये कॉलर सेल्स हैं या फिर कोएनोसाइट्स आप बोल सकते हो, जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जैसे बनाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली जो भी न्यूट्रिएंट्स इन्हें लेने हैं वो ले लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो भी इन्हें वेस्ट प्रोडक्ट है NH3 यहाँ पे मेन केस के अंदर, बिकॉज एक्सक्रीट ये लोग पानी में रह रहे हैं, तो ये पानी में जनरली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, NH3 या फिर अमोनिया ही एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, इसको एक्सक्रीट कर देंगे पानी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पानी है उसको ये लोग, बिकॉज यहाँ पे फ्लैजेला है, तो ये इजीली इसको फ्लैजेला एक डायरेक्शन की तरफ चलेंगे और इसको बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम के थ्रू निकाल देंगे,
ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। तो कम्प्लीटली जो पाथवे है, आप बोलोगे पहले ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्क्यूलम। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल पाथवे है, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट पाथवे है उसे याद करना है, ठीक है। एस्केनॉट पाथवे को आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट पाथवे हो गया, पहले ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्क्यूलम, बाहर निकल जाएगा पानी, ठीक है। और उसके साथ साथ में मैंने जैसे ये लेयर बनाई, ये तो देखो सबसे अंदर वाली लेयर पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंदर वाली लेयर पे जहाँ पे एक्जैक्टली कैविटी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक्जैक्टली छेद हमें देखने को मिल रहा है, कैविटी है, वहाँ पे लाइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लाइनिंग कर रहे हैं कौन से सेल्स, कोएनोसाइट्स, ठीक है। अगर मान लो ये कोएनोसाइट्स यहाँ ना होकर के सेकंड नंबर वाली लेयर पे होते तो कोई अब्जॉर्प्शन थोड़ी हो पाता उस कंडीशन के अंदर, बिकॉज वहाँ पे एक्जैक्टली जहाँ पे पानी भरा हुआ है थोड़ी देर तक के लिए, वहाँ पर इनको रखने का ज़रा इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो इस वजह से इनको अंदर की तरफ ही रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में सवाल आता है कि ये वाली लेयर क्या है और उसमें अलग अलग डिज़ाइन क्यों बनाए मैंने। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारे पास स्पॉन्जोसील कह रही हूँ, ये जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं, जो पॉरीफेरेंस हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा सेलुलर एग्रीगेट से मिलके बने हुए हैं। इनके पास कोई स्केलेटन नहीं है एज सच, ठीक है। तो इस वजह से इनको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कैल्शियम के और कुछ सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैल्शियम के और कुछ सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको एज सच याद नहीं करने हैं, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैल्शियम के और सिलिका के कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको स्ट्रेंथ करने में मदद करते हैं, इनको स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। और कुछ सेल्स भी होते हैं जो कि इनकी गैमीट्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, यहीं पर इस सेकेंड नंबर वाली लेयर पर। ओके, तो इतना आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए, तो मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी हद तक कि ये लोग गैमीट्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे होंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म तो कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ में अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जेम्यूल्स भी बनते हैं। देखो बताती हूँ आपको एक चीज़ कि ये लोग जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, ये लोग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ साथ में ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जेम्यूल्स भी बनते हैं, जिसको आपको ऐसा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जेम्यूल्स भी बनते हैं, जो कि अगर मान लो कि इनको कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, तो जेम्यूल्स के अंदर आकर के मतलब जेम्यूल्स बन जाते हैं बेसिकली, ताकि जब भी वापस फेवरेबल कंडीशन लौटे तो ये अपने जो स्पोर्स बनाए हैं इन लोगों ने उसको रिलीज़ कर दें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, तो वैसी काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन के लिए होता है उसको बोलते हैं जेम्यूल्स। उसके बाद जब वो फेवरेबल कंडीशन आती है वापस, तो ये अपने जो भी स्पोर्स बनाए हैं इन्होंने उसको रिलीज़ कर देते हैं, और जहाँ पे वो स्पोर्स जाके गिरते हैं वहाँ पर जाकर के नया जो पॉलीफेरन मेंबर है वो बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो आप बात कर सकते हो बडिंग के लिए, कि बडिंग ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं काफ़ी हद तक। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग को पता ही है कि दो गैमीट्स बनेंगे, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, जब वो फ्यूज़ कर जाएंगे आपस में आकर के, ठीक है, तो वो नया जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट के बाद फिर लार्वल स्टेज बनेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। काफ़ी तक मैंने आपको आई थिंक बता दिया है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर लार्वल स्टेज आएगी, और लार्वल स्टेज का मतलब क्या है कि बड़ा वाला जो अडल्ट है बेसिकली, और जो चिल्ड्रन वाली स्टेज है, आप ऐसे याद करो, चिल्ड्रन वाली स्टेज जो है, जो बचपन वाली स्टेज है, वो मॉर्फोलॉजिकली शक्ल से अलग अलग दिख रहे होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। जैसे इंसानों के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, वो, या फिर आप बात करो जब बेबी होता है 1-2 साल का, है ना, या फिर हम बात करते हैं अपने यहाँ अडल्ट की, जो 40-50 साल का आदमी है एक, ठीक, उसके अंदर और एक 1-2 साल के बच्चे के अंदर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को ऐसा नहीं मिलते हैं, वो नॉर्मली सेम देखने को मिलता है। हाथ होंगे 2, पैर होंगे 2, उंगलियां होंगी, आंखें होंगी, इस तरीके से सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। लार्वा कहाँ होता है? लार्वा तब होता है जब अडल्ट और जो चिल्ड्रन है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखते हैं, और ऐसे ही डेवलपमेंट को जिसके अंदर लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जाइगोट जब बन जाता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर जाते हैं, तब आगे जाकर के जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट बनने के बाद में डायरेक्टली आप बोल सकते हो लार्वल स्टेज बन जाती है, और उसके बाद में फिर देन डेवलपमेंट होकर अडल्ट बनता है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पे लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होता है, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बडिंग देखने को मिल जाती है, और जेम्यूल्स का मैंने बताई दिया आपको काफ़ी हद तक। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये कैसा हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये पहली बात तो यहाँ पर लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। देन दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है,
ये बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है ना, डायोसिस है, मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है, कैसा है एग्जैक्टली। तो पहली बात तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरीके की, यानी कि मेल भी मिलेगा, फीमेल भी मिलेगी, उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में बोल देते हैं। दूसरी चीज़, इसको आप लोग साथ ही साथ में मोनोशियस कंडीशन में बोल सकते हो। इसको साथ साथ में आप क्या बोल सकते हो? इसको साथ साथ में हम लोग बोल सकते हैं मोनोशियस कंडीशन, ठीक है। और हर्माफ्रोडाइट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। इसको आप मोनोशियस कंडीशन में बोल सकते हो, बाइसेक्सुअल कंडीशन में बोल सकते हो। और जो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। पानी के साथ में ही जो स्पर्म्स रिलीज़ किए हुए हैं वो आएंगे, एंटर करेंगे और अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल डेवलपमेंट होगा बिकॉज यहाँ पे लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है, ठीक। अब दूसरी बात कि अगर आप मतलब मैं आप ये पूछोगे, सोचोगे कि मैम अगर ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, तो ये स्पर्म बाहर से मतलब वाटर करंट के थ्रू ही क्यों आ रहे हैं, है ना। तो इस वजह से बिकॉज यहाँ पर इन लोगों को क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रमोट करना है, ये नहीं चाहते कि इनके अंदर इनब्रीडिंग होती चली जाए। इस वजह से बेसिकली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, लेकिन ये लोग कोशिश यही करते हैं कि जो स्पर्म आ रहा है, जो स्पर्म और ओवा फ्यूज़ कर रहे हैं आपस में, हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये दूसरे वाले का स्पर्म और ओवा फ्यूज़ करें, ठीक है, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो, ओके। उसके बाद में काफ़ी हद तक मैंने आपको डाइजेशन बता दिया है, ठीक है। डाइजेशन बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो आप ना ही ब्लाइंड सेक बोल सकते हो, ना ही आप बोल सकते हो कि ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक लेवल होता है जिसमें कि मेनली वाटर कैनाल सिस्टम का रोल होता है, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसके बारे में बात कर ली, ठीक। तो आई थिंक अब हमें एक बार बस रीड कर लेना चाहिए, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा लगेगी मैं आपको बता दूँगी। फाइलम पोरीफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, जनरली मरीन कंडीशन में देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक लौता एग्जाम्पल ऐसा है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर कंडीशन में देखने को मिलता है, बाकी सारे के सारे मरीन होते हैं। तो आपको ये वर्ड जो है स्पेसिफिकली जनरली मरीन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? जनरली मरीन, आपको अच्छे से टर्म याद रखना है, ओके, कि आमतौर पर मरीन कंडीशन में देखने को मिलते हैं। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization, जैसे हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, और asymmetrical होते हैं वो भी बात कर चुके हैं। Sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores, ostia, in the body wall into a central cavity, spongocele, from where it goes out through the osculum. ये दिख रहा है हम लोग को डायग्राम में, ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला है ये ऑस्क्यूलम वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो छेद बन रहे हैं ये होते हैं ऑस्टिया, क्योंकि हम लोग को इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें तो दिख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। Coenocytes or the collar cells line the spongocele and the canals, जैसे मैंने बात की अभी तक कि अंदर वाली जो लेयर होती है उस पर कॉनासाइट्स या फिर आप बोल सकते हो कॉलर सेल्स, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं मेनली, उसको लाइन कर रहे होते हैं। किसको लाइन कर रहे होते हैं? अंदर वाली लेयर, सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर, जिसमें जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही होती है, ठीक। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन ऑब्वियसली बात है इंट्रासेलुलर होता है। देखो क्या ऐसे मतलब कि इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? इंट्रासेलुलर का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के अंदर होता है, ऑब्वियसली बात है बॉडी के अंदर तो होता है, लेकिन क्या वो सेल के अंदर हो रहा है? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप कि लेट्स से हमारे पास ये कोई सेल है, ठीक है, इसको अगर मैंने कोई फूड पार्टिकल दिए, ये इसके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करेगा पहले बाहर और उसके बाद उसको इनगल्फ करने वाला है, या फिर क्या करेगा, ये जो सेल है मान लेते हैं, ये क्या करेगा, ये जो जितने सारे फूड पार्टिकल्स उसको मैंने दिए इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा पहले और फिर उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो दो चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हमें क्या लगता है कि हम लोग खाना तो खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, पहले बाहर की तरफ एंजाइम रिलीज़ करते हैं। जो हमारी गट है, हमारा जो स्टमक है, उधर पहले एंजाइम्स बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं। उसके बाद जब वो न्यूट्रिशन उसमें से निकलने लगता है तब उसके बाद हमारे जो सेल्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे मतलब है, ठीक है। और इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली जैसा मिले, अभी डाइजेस्टर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसा भी फूड पार्टिकल मिल रहा है उसको पहले इंजेस्ट कर लेंगे और अपने अंदर ही चीज़ें रिलीज़ करेंगे और अपने अंदर से ही इसको डाइजेस्ट करा जाएगा।
ये मतलब होता है। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो सेल्स हैं बेसिकली पोरिफेरम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली जैसे इनको खाना मिल गया उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद में डाइजेशन करेंगे उसी अपने अंदर ही, एंजाइम्स वगैरह बाहर रिलीज़ नहीं करने वाले जैसे हम लोगों के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर पहले फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक, हम लोगों ने बात करी थी कैल्शियम के और सिलिका के स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर, स्पेसिफिकली मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन स्पॉन्जिन फाइबर से भी जो सपोर्ट होता है स्केलेटन को वो मिलता है। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने को मिलती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है, मोनोशियस कंडीशन देखने को मिलती है, सबका मतलब एक ही है, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला जिसका कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया जिसका नाम है बाथ स्पॉन्ज। देखो आप ऐसे याद रखो, देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे नहीं होती है ना। देखो साइकन, स्काइफा काफ़ी हद तक मेरा जो सा लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं या फिर याद रहता है हम लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम आती है स्पॉन्जिला में, जो हमारा यू स्पॉन्जिया है उनके कॉमन नेम्स के अंदर। आप कैसे याद रखोगे, जो आप ऐसे याद रखोगे, यू शुड बाथ डेली। ठीक है, यू शुड बाथ डेली, यू वेट, आप कैसे याद रखोगे इसको, आप इसको ऐसे याद रखोगे, यू शुड बाथ डेली। ठीक है, आप इस तरीके से इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, तो यू शुड बाथ डेली। तो यू जो यू एंड बाथ आप ऐसे याद रखो, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है। ठीक है, यू शुड बाथ डेली, इस तरीके से यू स्पॉन्जिया जो है वो बाथ स्पॉन्ज है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बाकी जो बचा हुआ है स्पॉन्जिला वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो जाएगा, और ये इकलौता ऐसा स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर कंडीशन में मिलता है, बाकी सारे के सारे हम लोग को मरीन में मिलते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल में जो डायग्राम में दे रखा है हमें वो देखना है। तो साइकन का आई थिंक ये सबको समझ में आ जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आई थिंक ये होती है इन दोनों के बीच में। ठीक, मेन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे इसकी, इन दोनों के बीच में होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया यू शुड बाथ डेली। ठीक है, यू शुड बाथ डेली, यू वाला जो है यू स्पॉन्जिया जो है वो बाथ स्पॉन्ज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखो कि अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, आप लोग इमेजिन करो, देखो पहली बात तो बाथ स्पॉन्ज को बाथ स्पॉन्ज बोलते क्यों, बिकॉज वो जेन्युइनली बाथ में मदद करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए आप सोचो, आप इससे नहाने की कोशिश करोगे या फिर इससे नहाना पसंद करोगे, तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो बहुत सारे कांटे से देख रहे हैं, ऐसे याद करने का तरीका है, तो आप इसको ईजिली प्रेफर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, और ये बाकी का बचा हुआ स्पॉन्जिला। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे की तरफ मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। अब बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। ठीक, तो ये सीलेंट्रेटा जैसे हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। ठीक है, ये डायब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, कोई सीलोम होती नहीं है इनके अंदर। ये लोग जो हैं वो ब्लाइंड सा काइंड ऑफ बॉडी प्लान फॉलो कर लेते हैं। पहली बात तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पानी में रहते थे पॉरीफेरेंस, ये लोग भी पानी में रहेंगे। इवन आगे आने वाले जो हमारे पास टीनोफोर्स है वो लोग भी पानी में रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी पानी में रहेंगे, ये लोग भी मतलब ये लोग भी एक्वेटिक कंडीशन में ही रहते हैं। ठीक, लेकिन ये लोग मोस्टली मरीन हैं, ये लोग मोस्टली मरीन है, वो थे जनरली मरीन। तभी मैं बोल रही हूँ कि वर्ड्स याद रखो, वहाँ पे आएगा जनरली मरीन, ये लोग आएंगे मोस्टली मरीन। ये लोग क्या आएंगे, ये लोग आएंगे मोस्टली मरीन। अब वहाँ पर दे रखा था कि वो लोग सेसाइल थे, वो लोग सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए थे। यहाँ पर है कि ये लोग दोनों हैं, ये लोग मूव भी कर सकते हैं और ये सबस्ट्रेटम से जुड़े भी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर डायग्राम ये वाला देखो, ये हो गया जेलीफिश ईजिली मूव करती रहती है। ठीक है, उसके पास टेंटिकल्स हैं, वो ईजिली मूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हो हमारे पास अडाम्सिया बोलो या फिर सी एनेमोन बोलो, ये लोग क्या करते हैं कि लोग सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो कि मूव भी कर सकती हैं, जो कि अटैच भी रह सकती हैं। तो अटैच रहने वाली को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेसाइल। और जो यहाँ पे मूव करने वाली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्विमिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्विमिंग। और स्विमिंग क्यों, बिकॉज ये पानी में तैरते हुए मिलेगी, बिकॉज ये लोग पानी में रहते हैं। ठीक, अब पहली बात आती है कि ये लोग सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये लोग
रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जैसे आप इवन डायग्राम में भी देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हम लोग किसी भी प्लेन से इसे कट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलें इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे ऊपर से ऐसे भी कट कर सकते हैं, हम लोग ऊपर से इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। सेम गोज़ टू हियर ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओरिएला के, फिर हम लोग बोलते हैं जेली फिश की, तो उसको भी हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर से ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरीके से इसको कट कर सकते हैं, ठीक। अब उसके साथ साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि ये लोग अपना खाना कैसे खाते हैं, ये सब चीज़ें, तो पहले मैं सोचती हूँ कि आपको पहले हम लोग रीड करते जाते हैं, उसके बीच में जो चीज़ें आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। लेट्स रीड। फाइलम सीलेंट्रेटा निडेरिया। अब देखो पहली बात तो निडेरिया क्यों बोलते हैं, निडेरिया इस वजह से बोलते हैं बिकॉज इनके पास एक अलग टाइप ऑफ सेल बोलो या फिर एक अलग टाइप ऑफ सिस्ट देखने को मिलता है। सेल बोलो आप, बेसिकली एक अलग टाइप ऑफ सेल देखने को मिलता है जो कि बेसिकली आप बोलो कि एक अलग पर्पज़ के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। ये नीडोसाइट जो होता है या फिर आप इसको बोलते हो नीडोब्लास्ट, ये एक टाइप ऑफ सेल होता है जो कि इन सीलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब उससे होता क्या है, उसमें क्या होता है बेसिकली एक स्टिंग करने के लिए एक पार्ट होता है। बेसिकली आप समझो, जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो लेट्स से यहाँ पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक। लेट्स मेक ठीक इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कुछ कुछ। अब यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं, ये एग्जैक्टली मान लो हमारे पास नीडोब्लास्ट है या फिर हमारे पास ये हमारा नीडोसाइट है। इसके अंदर से जब भी इनको लगता है कि इनके सामने कोई इनका प्रे आ रहा है, ठीक है, या फिर इनको बचना है किसी से, इनके पास अलग अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट होते हैं या फिर नीडोसाइट होते हैं। देखो सिंपल सा मतलब क्या है, इनका नाम निडेरिया होता है, इनको आप दूसरी भाषा में निडेरिया भी बोल सकते हो। निडेरिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके पास एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट बोल सकते हो आप, इसको नेमाटोसिस्ट भी बोल सकते हो। इस सेल के थ्रू क्या होता है, इस सेल को हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कोई आया तो आप क्या करोगे, उसको धक्का देने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि खतरा है आपको, तो आप क्या करोगे, आप अपने हाथ पैर चला के अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। इसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सुइयाँ हैं, ठीक है, कुछ स्टिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, इन स्टिंग के अंदर ना अलग अलग टाइप ऑफ पॉइजन भरा होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ पॉइजन भरा होता है। अगर प्रे आ रहा है तो ये अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट को यूज़ करने वाला है, उसमें से स्टिंग निकाल के डालने वाला है। अगर इसको बचना है कहीं पे तो ये अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट को यूज़ करके अपना जो भी इसके पास खतरा आ रहा है उसको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर इसको कहीं पे बस अटैच होना है, अपने आप को अटैच करवाना है, तो अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो ये नीडोब्लास्ट है ये क्या करेगा, ये मान लो ये क्या करता है, ये देखो पहले यहाँ पे समझो आप, ये जो मैंने बनाया है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे पहले कवर होता है, लेकिन अगर इसको लगा खतरा आया है, ठीक है, इसके साथ में कुछ अटैच हुआ, मान लो अटैच होने का मतलब क्या है, लेट्स से कि ये पहले ये था ये बंद था, ठीक है, इस तरीके से पहले बंद था। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म इस पे आकर के इसने क्या किया, इसके पास आकर के इस तरीके से अटैच हो गया, फिर इसकी सरफेस पे लगा। इसके सरफेस पे लगने की वजह से ये जो पर्टिकुलर सेल था ये एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत के तुरंत यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नीडोसेल थी या फिर बोलो अब ये जो था ना, ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से जो बंद रखा था इसने पहले इस पर्टिकुलर सेल को, ये साइड हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आकर के ये जो पर्टिकुलर अंदर वाला जो चीज़ है जिसमें जो कि एग्जैक्टली स्टिंग है, ये इसको बाहर रिलीज़ कर देगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी वजह से ये जो चीज़ है, ये जो स्टिंग है बेसिकली बाहर, मतलब ऐसे समझो आप कि ये जो स्टिंग है ये बाहर इस तरीके से रिलीज़ हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा और इसमें से निकलेगा पॉइजन, जिस वजह से वो इंसान बोलो या फिर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, ठीक है। और अगर खाने वाला है तो उसे खा लेगा, अगर बच के भागने वाला है तो ये भाग जाएगा, अगर फ्री मूविंग है तो, ठीक। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इस वजह से हम लोग इसको कॉमन लैंग्वेज में निडेरिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, निडेरिया भी बोल देते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि ये लोग एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, ये लोग मरीन, मतलब मोस्टली मरीन, आप उसको बोलो कि मोस्टली मरीन कंडीशन में रहते हैं। पॉरीफेरेंस जनरली मरीन, ये लोग मोस्टली मरीन, ठीक है। साथ साथ में अभी हम लोग रीड कर लेते हैं, ये लोग जो हैं ये लोग सिसाइल भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग सिसाइल होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा इसका एग्जाम्पल, आप इवन इसको हाइड्रा भी बोल सकते हो कि हाइड्रा भी जो है वो सिसाइल ही रहता है। एंड साथ ही साथ में हमारे पास जो एडामसिया है फिर या फिर हमारे पास जो सी एनेमोन है, ये भी हम लोगों के पास हमें सिसाइल देखने को मिलता है। और फ्री स्विमिंग कौन सा आ जाएगा, हमारे पास जेलीफिश या फिर ओरिएला, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, okay. The name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocytes which contain the stinging capsules or nematocysts.
जैसे मैंने आपको बता दिया कि कम्प्लीटली जो सेल है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, ठीक है। और इस नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट के अंदर यहाँ पर हमारे पास स्टिंग, मतलब इसको आप जिसके अंदर क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बनाया भी था ना कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ये हो गया हमारे पास कम्प्लीटली नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, इसके अंदर जिसके अंदर ये वाला जो पार्टिकुलर पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर वो स्टिंगिंग कैप्सूल यहाँ पे पड़ा हुआ होगा और यहाँ पे हमारे पास ये नीडोसिल था, इस तरीके से मैंने बात की थी। तो यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हो जाएगा हमारे पास निमेटोसिस्ट, ये हो जाएगा निमेटोसिस्ट। और ये बाहर वाला जो कंप्लीट पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नीडोब्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, ठीक है। इसको इस कंप्लीटली इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग बोलने वाले हैं नीडोब्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले थे निमेटोसिस्ट। इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हम लोग निमेटोसिस्ट, ओके। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होने वाला है, ठीक है, जो कि हम इन लोगों को अलग अलग काम में मदद करता है, ओके। आगे रीड करते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया कि ये इनकी सरफेस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म आके टच करेगा तब ये पर्टिकुलर जो नीडोब्लास्ट था ये एक्टिवेट हो जाएगा और उनके अंदर स्टिंग इंजेक्ट कर देगा, ठीक। लेकिन ये एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ होता है, इनकी कंप्लीट बॉडी पे, इनकी कंप्लीट बॉडी पे। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ अडांसिया के लिए तो इनकी कंप्लीट बॉडी पे, यहाँ पर कंप्लीटली हर जगह, यहाँ पे ऊपर जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है उस पर भी, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ओरेला के लिए या फिर जो जेलीफिश है उसके लिए, तो यहाँ पे भी इनकी कंप्लीट बॉडी पर जो इनके टेंटिकल्स हैं उसके ऊपर भी, तो कहीं पर भी इनको आकर कोई ऑर्गेनिज्म टच करेगा ये तुरंत जो इनका नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट है ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर स्टिंग इंजेक्ट कर देगा, जिसके अंदर बहुत सारा पॉइजन होगा, ओके। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी जुड़ने के लिए, कहीं भी सरफेस को पकड़ने के लिए अच्छे से वहाँ पे ये काम होता है। एनकरेज का मतलब है डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। प्रे को पकड़ना है, उसके लिए अपने आप को बचाना है उसके लिए, और कहीं भी किसी सरफेस के साथ में चिपकना है, अटैच होना है, अपने आप को एनकरेज करने के लिए वहाँ पे भी। और अलग अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी पे एक ही टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट मिलेगा। अलग अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट होते हैं पूरी बॉडी पे प्रेजेंट, जो कि इनका मतलब इनके ऊपर भी, जैसे मान लो इनके सरफेस के पास या फिर इनके आसपास कोई प्रे आया, ठीक है, तो इनको अलग टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट यूज़ करना है। इनके पास कोई डिफेंस के लिए आया तो उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से मतलब इनके ऊपर है कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये अपना नीडोब्लास्ट को यूज़ करने वाले हैं, ओके। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डायप्लोब्लास्टिक, जिसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। देखो क्या होता है, इनके पास ये होता है, इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। इनको हम लोगों ने, अब देखो दूसरा नाम आता है, एक तो नाम था निडेरिया जिसको हम लोगों ने देख लिया कि नीडोब्लास्ट से और या फिर नीडोसाइट से कहीं ना कहीं रिलेटेड था वो। दूसरा नाम आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा क्यों रखा इसका नाम, सीलेंट्रेटा इस वजह से इसका नाम रखा है बिकॉज इनके पास ना एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, एक इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि इनके डाइजेशन के लिए, ठीक है, और इनका कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, मतलब हर एक पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तो नहीं, हर एक टिश्यू तक उसके लिए रोल प्ले करने वाली है वो पर्टिकुलर कैविटी। और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रॉन। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रॉन। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रॉन, ठीक है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन। और इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम पर इन लोगों का नाम रखा गया है सीलेंट्रेटा, ठीक है। कैविटी का नाम क्या है, सीलेंट्रॉन। अब यहाँ पर ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, देखो पहली बात तो हम लोग को पता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से लेते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, तो इन लोगों के पास जैसे मान लेते हैं कि इनके पास यहाँ पर एक माउथ है, ऑब्वियसली बात है एक ही माउथ होगा, यहाँ से चीज़ें एंटर करेंगी, ठीक है। यहाँ पर इनके पास एक अलग से कैविटी है, इस कैविटी को बोल रहे होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला, फिर आप बोल सकते हो सीलेंट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पर ये जो इनके पास ये वाला माउथ है ये हाइपोस्टोम पे रखा हुआ है। मतलब देखो पहली बात तो हाइपोस्टोम का मतलब क्या होता है, हाइपोस्टोम का मतलब ये होता है जो कि माउथ के नीचे है। हाइपोस्टोम का मतलब ये होता है जो माउथ के नीचे, स्टोम मतलब माउथ होता है, हाइपो मतलब नीचे होता है, ठीक है। हाइपोस्टोम का मतलब क्या होता है, माउथ के नीचे। तो माउथ के नीचे यानी कि एक पर्टिकुलर, मतलब आप समझो कि माउथ जो है वो हाइपोस्टोम के ऊपर रखा हुआ है। माउथ जो है वो हाइपोस्टोम के लेट्स से कि ये जो इनकी पर्टिकुलर बॉडी है वो है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो माउथ है, ये जो ओपनिंग है ये वाली, ये माउथ की ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर
ये जो माउथ है ये हाइपोस्टोम पे रखा हुआ है, ये नीचे वाले पार्ट को बोल दिया है हाइपोस्टोम, ठीक है। ये इस तरीके से बोला हुआ है कि जो इनका माउथ है वो लीड कर रहा होता है, देखो बाहर की तरफ, बाहर से इनका जो पहली बात तो माउथ है, इनका जो बाहर से माउथ है वो उसके अंदर से नीचे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं सीलेंट्रॉन, और माउथ रखा हुआ है, फिर माउथ पोजीशनड है हाइपोस्टोम के ऊपर, ठीक है। हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ रखा हुआ है। हाइपोस्टोम का खुद का मतलब ये होता है कि जो माउथ के नीचे है। समझ में आ रही है आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। माउथ जो है वो हाइपोस्टोम नाम के एक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और हाइपोस्टोम का खुद का मतलब होता है जो माउथ के नीचे है। हाइपो मतलब नीचे और स्टोम मतलब माउथ, ठीक है। तो माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर रखा हुआ है। माउथ आप समझो ऐसे कि जो इनका माउथ है वो हाइपोस्टोम नाम की एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा समझो माउथ जो है वो इनके हाइपोस्टोम नाम के एक पार्ट के ऊपर रखा हुआ है, और इनकी जो ये बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मान लो माउथ से चीज़ें अंदर की तरफ एंटर करेंगी, तो यहाँ पर बीच में जो एक कैविटी है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पे जो एक कैविटी दिख रही है हमें, ये होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रॉन। यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें अंदर एंटर करती हैं उसके बाद में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ, ठीक है। तो ये अपने फूड मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं इनके, उसके अंदर भी डाइजेशन करते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज़ करके भी डाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल गिवन कोरल्स हैव अ स्केलेटन कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स की मतलब जो कोरल्स होते हैं ना हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं, वो भी इनके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, और इनका जो स्केलेटन होता है, कोरल्स का जो स्केलेटन होता है स्पेसिफिकली, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से मिलकर बना हुआ होता है, ओके। निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। अब बात आती है मेटाजेनेसिस की। अब मेटाजेनेसिस होता क्या है वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ फॉर्म्स होती हैं जो सिसाइल होती हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पर कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सिसाइल होती हैं। सिसाइल मतलब क्या होता है, जो ज़मीन से जुड़ी होती हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सिसाइल होती हैं, ठीक है। अब ऐसी फॉर्म जो कि सिसाइल होती हैं उनको हम लोग बोल रहे होते हैं पॉलिप। इनको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, इनको बोल रहे होते हैं पॉलिप, ठीक है। जो कि सिसाइल थी, जो कि अटैच थी सबस्ट्रेटम से, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच थी, उनको बोलते हैं सिसाइल, और ऐसी फॉर्म्स को बोलते हैं पॉलिप फॉर्म, ओके। अब ऐसी फॉर्म्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली आप ऐसे बोलो कि इस तरीके से नीचे से अटैच होता है, और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था ऑफ अडामसिया, ठीक है, या फिर हाइड्रा, जैसा हम लोगों ने देखा था कि नीचे से अटैच दिखेगा हमें सबस्ट्रेटम से, उसको बोलते हैं हम पॉलीफॉर्म सिसाइल होती हैं बेसिकली। उसके बाद दूसरी फॉर्म थी फ्री स्विमिंग फॉर्म, जिसको हम लोग बोल रहे थे मेड्यूसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूसा, जो कि होती थी, जो कि क्या होती थी, जो कि होती थी हमारे पास फ्री स्विमिंग बोलो या फिर फ्री मूविंग बोलो, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जेलीफिश हमारी, ठीक है, इस तरीके से होती थी, और इसमें से जैसे करके टेंटिकल्स निकल रहे होते थे इसके सरफेस से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने देख ली, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस बोलो या फिर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीफॉर्म है, ये पॉलीफॉर्म है, या देखो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म या तो पॉलीफॉर्म में दिखेगा, या फिर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मेडुसा फॉर्म में दिखेगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं जेलीफिश। तो जेलीफिश हम लोग को हमेशा जब लोग इमेजिन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम लोग जो मतलब बेसिकली इमेजिन करते हैं तो हमें लगता है कि जेलीफिश तो हमेशा तैरती हुई दिखती है, हाइड्रा हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर ऐसे हैं जो कि दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिप हो चाहे वो मेडुसा फॉर्म हो, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिबिट करते हैं बेसिकली। अब ऐसा एग्जैक्टली होता कैसे है, ऐसा होता है कि वो लोग पॉलिप फॉर्म से मेडुसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। पॉलिप से मेड्यूसा कैसे जाते हैं, एसेक्सुअली। पॉलिप से मेडुसा कैसे जाते हैं, एसेक्सुअली। और मेड्यूसा में यहाँ पे ये लोग फीमेल और मेल गैमीट्स बनाते हैं। यहाँ पे मेडुसा में क्या करते हैं, मेडुसा में ये लोग मेल और फीमेल दोनों तरीके के गैमीट्स बनाते हैं, अपना फ्यूजन कराते हैं और अपना को कन्वर्ट कर ले जाते हैं पॉलिप फॉर्म के अंदर, ठीक। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। किस तरीके से चीज़ें होती हैं, पॉलिप से जब मेडुसा बनना होता है तो ये बनता है एसेक्सुअली, और जब मेडुसा से पॉलिप बन रहा होता है तो ये बनता है सेक्सुअली। किस तरीके से, सेक्सुअली बनता है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस। और हमें कहाँ देखने को मिलता है, दो ऑर्गेनिज्म का नाम मैं बता देती हूँ, एक तो फाइसेलिया और एक ओबेलिया। ओबेलिया का कॉमन नेम होता है सी फर, और फाइसेलिया का पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इनके अंदर हमें कॉमनली देखने को मिल जाता है, ठीक। आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग, ठीक। आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट
टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप सिसाइल, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग, यानी कि ऑरेला वाली यानी कि जेलीफिश वाली। द फॉर्मर इज सिसाइल एंड अ सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, अडैम्सिया एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया आप लोग को, पॉलीफॉर्म जो होती है वो सिसाइल, वो जुड़ी हुई होती है सबस्ट्रेटम से, सिसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, हाइड्रा जैसे एग्जांपल में ले लो आप दिमाग में, और अडैम्सिया लो जैसे आपका जो आपकी बुक है उसमें भी बना हुआ है, ठीक है। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरियला और जेलीफिश। ऑरियला और जेलीफिश अलग अलग नहीं है, सेम ही नाम, मतलब सेम ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम दे रखे हैं। ऑरियला उसका साइंटिफिक नेम है और जेलीफिश उसका कॉमन नेम है। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है, कि एक टाइम पे वो पॉलिप में दिखेगा, फिर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, मेड्यूसा बन जाएगा, मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप बन जाएगा। तो एक तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग बोल रहे होते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। ओके, दैट इज polyp produce medusa asexually and medusa produce और form the polyp sexually। example given obelia या फिर physalia। आप एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि physalia भी इसको शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बगल में आपको दिया हुआ है नीडोब्लास्ट का डायग्राम, जो कि आपको दिखाया हुआ है कि ये ओपन है, यहाँ पर ओपन दिखाया है, फिर आप बोलो कि स्ट्रिंग यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, स्ट्रिंग किसी को लग गया है, इस तरीके से दिखाया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाहर की तरफ से कंप्लीटली आप पूरा स्ट्रक्चर बोलोगे जो ये है हमारे पास नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, और अंदर ये जो येलो कलर में दिखाया है, येलो ऑरेंज कलर में दिखाया है, ये हमें दिखाया हुआ है नेमेटोसिस्ट, ये हमें दिखाया हुआ है नेमेटोसिस्ट, जिसमें से कि ये स्टिंगिंग कैप्सूल बाहर निकल चुका है। इसमें से ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल था, ये जो स्टिंग था बेसिकली वो निकल चुका है। स्टिंगिंग कैप्सूल तो नहीं, यहाँ पे जो स्टिंग था उसके अंदर इस स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर नेमेटोसिस्ट के अंदर रखा हुआ वो बाहर निकल चुका है। पूरे वाले को बोलते हैं नीडोसाइट, पूरे वाले को बोलते हैं नीडोसाइट या फिर नीडोब्लास्ट, और अंदर जो ये येलो कलर ऑरेंज कलर में भरा हुआ है इसको बोल रहे होते हैं नेमेटोसिस्ट या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल। इसमें से भी स्टिंग जो है वो बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे जो साइड में दिखाया हुआ है, ये जो साइड में हमारे पास ये छोटा सा दिखाया हुआ है ना, ये बाहर निकलता हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं नीडोसिल। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे होते हैं नीडोसिल। ओके, उसके आगे पढ़ लेते हैं ज़रा, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बस खाली, और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अडैम्सिया सी एनेमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मीनरिना ब्रेन कोरल। अब देखो थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बना देती हूँ मैं आपके लिए। एक आप निमोनिक याद रखो, अदा डॉक्टर से पेन मांगने में फंस गई। एक लड़की थी जिसका नाम था अदा, वो डॉक्टर से पेन मांगने में फंस गई, ठीक है, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। अदा से आ जाएगा आपके पास अडैम्सिया, ठीक है, अडैम्सिया आ जाएगा, ये रहा अडैम्सिया, ये आ जाएगा। अदा डॉक्टर से पेन मांगने में, अब देखो डॉक्टर क्यों बनाया था मैंने, डॉक्टर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे निडेरिया याद रखना था, तो निडेरिया का DR ऐसा करके मुझे ईजिली याद हो जाएगा, इस वजह से मैंने बनाया था ये, ठीक है। तो अदा डॉक्टर से पेन मांगने में फंस गई। अब यहाँ पे आ जाएगा पेन, पेनेटुला से सी पेन, पेन पेनेटुला ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब मांगने में फंस गई, अब मांगने से मेरे दिमाग में आया था मीनरिना, मांगने से क्या आया था मेरे दिमाग में आया था मांगने से मीनरिना। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे याद रखें, मीनरिना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। तो आप किसी भी चीज़ का मीनिंग, ठीक है, आप कहाँ पे सोचते हो, ब्रेन में सोचते हो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। मांगने में फंस गई, ठीक है, फंस से आ जाएगा फाइसेलिया। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, देखो मुझे इसका कुछ पता नहीं था लेकिन मैंने बस बना लिया था बिकॉज मुझे फाइसेलिया याद हो जाता था कि इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और आ जाएगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड उसके बाद आ जाएगा गोर्गोनिया, ठीक है। गोर्गोनिया देखो फंस गई से आ जाएगा गोर्गोनिया, और गर्मी में हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं, तो और इस तरीके से आप ये सब चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टीनोफोरा, अबाउट द प्लैटीहेल्मिन्थ्स।